हम लोग तो चांद के गाने सुनते देखते बड़े हुए, लेकिन आप लोग तो सीधा चांद पर पहुंच गए। मुझे लगता है नेक्स्ट टिकट बुकिंग आप चांद का भी करेंगे। हनुमान जी गए थे सूर्य का चक्कर लगाने, मुझे लगता है नेक्स्ट किसी मिशन में आप में से कोई जाएगा। भाई भारत में कृषि उद्योग, कृषि है, लेकिन केवल भारत के लोगों को कृषि ही नहीं आता था, मतलब खेती ही नहीं आता था। मुगलों के आक्रमण में ये उद्योग तोड़ने का बहुत प्रयास हुआ, लेकिन अब ऐसा मंदिर बनाना चाहते हैं कि जो मंदिर जैसे पुराने मंदिर होते थे, हजारों वर्ष चलते थे, वैसा मंदिर आज के समय में बनाना चाहते हैं। हम लोग जो बना रहे वो दुनिया तैयार है खाने के लिए। अब हमें वो रिकॉल मेमोरी करना पड़ेगा कि क्या क्या ऐसी बातें जो दुनिया को हम दे सकते। मैं सबसे पहले पांचजन्य और पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी, ऑर्गेनाइज़र के संपादक प्रफुल्ल केतकर जी, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने लगातार साबरमती किनारे पर ये संवाद की श्रृंखला प्रारंभ की और जारी रखी है। और मेरी बहुत सारी शुभकामना है कि उनका ये प्रयास जो है वो आगे भी चलता रहे। हम सभी यहाँ पर बहुत सारे युवा विद्यार्थी मुझे दिख रहे हैं और हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं। आप में से कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट के भी होंगे, मुझे पता नहीं। और बहुत सारे लोग और गुजरात में बैठे हैं, तो गुजरात का संदर्भ भी एंटरप्रेन्योरशिप से है। बहुत सारे लोग उद्योग करना और उद्योग कैसे किया जाए ये इसके लिए बहुत अच्छे से जानते हैं, अनुभवी लोग हैं। बहुत पहले जब मैं तो महाराष्ट्र का हूँ, नागपुर का, वहाँ तो समुद्र वगैरह नहीं है। हम लोग बचपन से महात्मा गांधी जी की कहानी पढ़ते थे, सुनते थे। अब वो अफ्रीका में गए और उनके बारे में कहानी पढ़ते थे तो हमें बड़ा आश्चर्य लगता था कि अफ्रीका में चले गए, मतलब भारत से अफ्रीका में चले गए और इतने लोगों से किया। बहुत दिन के बाद मुझे पता चला, स्कूल टाइम में तो पता नहीं चला, बहुत दिन के बाद पता चला कि महात्मा गांधी जी के पहले गुजरात से इस समुद्र किनारे से दुनिया भर में जाना, व्यापार करना और बड़े बड़े उद्योग करते हुए पूरे दुनिया भर में नया नया माल लेके जाना, इसकी परंपरा बहुत पुरानी थी। क्योंकि जब गांधी जी वहाँ गए तो उनका साथ देने के लिए पहले से ही बहुत सारे गुजराती वहाँ थे। तो मैं ये बात इस प्रसंग से मेरे समझ में आई कि हम लोग कोई मतलब ब्रिटिशों के जहाज़ों से हमने दुनिया में जाना प्रारंभ नहीं किया, तो हम पहले से ही जाते थे, पूरे दुनिया में जाते थे। अभी मैं एक ट्रैवल कैटलॉग पढ़ रहा था, वो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, होएसेचुंग आया था या क्या बोलते हैं उनको, और एक नाम है हैंस, हाँ फायन, वो चीन से यात्री आया था। हम स्कूल में उसके बारे में पढ़ते थे। बाद में मैंने प्रभात प्रकाशन का एक पूरा वॉल्यूम में ट्रैवलर्स कैटलॉग पढ़ा, तो उसमें लगभग मतलब 3000 वर्षों का लगभग उसमें कैटलॉग है। आप लोग भी कभी पढ़िए उसको। आई थिंक दे सेड अबाउट इंडिया, ऐसा उसका टाइटल है। तो उसमें 3000 वर्षों में, मतलब ब्रिटिश मुगल उसके आने से बहुत साल पहले उन्होंने लिख के रखा है, और वो कैटलॉग्स अभी उपलब्ध है। मतलब आपको वो कैटलॉग चाइना में मिल जाएंगे, वो कैटलॉग आपको यूरोप में मिल जाएंगे और जगहों पर मिल जाएंगे। अरब कंट्रीज है, यहाँ से सऊदी से लेकर पूरे वहाँ तक पूरा मिल जाएगा। सब लोगों ने लिख के रखा है कि कैसे हम भारत में जाते थे, ये लोग किन प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। उन्होंने लिखा है कि यहाँ लोहे की भी वस्तु बनाते हैं और सोने की भी वस्तु बनाते हैं। मतलब सबसे बड़ा जो मेटल है उससे भी ये लोग कुछ बना सकते हैं, और बिल्कुल सोने से भी छोटी छोटी वस्तुएं भी बना सकते हैं, और पूरी दुनिया उसकी कायल। फिर वो लोग लिखते हैं कि कैसे कपड़े के बारे में लिखते हैं कि कपड़े का व्यापार इनका कैसा होता था, कैसे छोटे बिल्कुल सूक्ष्म बहुत पतले ट्रांसपेरेंट कपड़े भी ये लोग बनाते हैं, और ये लोग किस तरीके से मोटा कपड़ा भी बना देते हैं, बड़े से बड़ा कपड़ा भी बना देते हैं। अपने गुजरात में जाएंगे, पाटन में तो पटोला है, आप लोग जिनको नहीं पता होगा देखना चाहिए। मतलब वो जिस तरीके से कलर
और अलग अलग प्रकार के धागों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और एक साड़ी बनाने में, एक कपड़ा बनाने में टाइम लगता है। इसका कंप्यूटराइजेशन, आजकल कंप्यूटर की दुनिया है, हर तरीके की चीज़ों का कंप्यूटिंग कर देते हैं, मतलब एक उसका सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो आप कितना भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, वहाँ आप जाएंगे कभी तो वॉल्यूम्स रखे हुए हैं कि उसका कंप्यूटिंग और उसका डिज़ाइन बनाने के लिए, लेकिन आज की तारीख तक उसको वो कोई कर नहीं पाया है। मतलब कितने बेसिक डिज़ाइंस वो लोग बनाते होंगे और कितने, जैसे आजकल होता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है कि आपने 2 धागों को मिला दिया, फिर 4 को मिला दिया, 5 को मिला दिया। अब आजकल हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। तो उसमें इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से वो बनाते हैं कि आपके पकड़ के बाहर है, मतलब आज की समय के पकड़ के भी बाहर है। मतलब आज तो हम लोग, मतलब अभी तो चांद पर ही पहुंच गए। मतलब आप लोग जब युवा हैं तो आप लोगों की पीढ़ी तो, मतलब हम लोग तो चांद के गाने सुनते देखते बड़े हुए, लेकिन आप लोग तो सीधा चांद पर पहुंच गए। मुझे लगता है नेक्स्ट टिकट बुकिंग आप चांद का भी करेंगे। अब तो मंगल अभियान भी शुरू हो गया, अब शुक्र भी हो गया। अब कोई, आप जैसे लोग, हनुमान जी गए थे सूर्य का चक्कर लगाने। मुझे लगता है नेक्स्ट किसी मिशन में आप में से कोई जाएगा आदित्य मिशन में और पूरे चक्कर लगा के आएगा। तो हम लोग एक नए समय में आए हैं। इस समय भारत के ज्ञान परंपरा की हमें क्या ज़रूरत है और उसके बारे में जानने की क्या ज़रूरत है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि भारत इसलिए गरीब हुआ जब हमारे देश में, क्योंकि हमारे पास एंटरप्राइजिंग या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जो बातें चाहिए वो हमारे पास स्किल्स नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हम लोगों के पास वो साइंस नहीं था। कभी कभी आजकल हमारे मित्र पूछते हैं, ये बल्ब किसने ढूंढ निकाला, तो कोई वेस्ट का नाम है। ये टीवी किसने बनाया, किसी वेस्ट का नाम है। बहुत सारे ऐसे आजकल ये हमारे दिमाग में बहुत बैठा हुआ है। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक दिन में अगर कोई सोच रहा है तो मैंने कर लिया तो गलत बात है। ये बातें बेसिक प्रिंसिपल से बनते 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 आई है और उस प्रोसेस में हमारे देश का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी मुझे एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि हम पास्ट की बातें क्यों करें, हम फ्यूचर की बातें करें, हम तो 21st सेंचुरी में हैं, हम आज पुरानी बात क्यों करें। मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोगों को पुरानी बातों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वी डोंट हैव टू लिव इन द हिस्ट्री, बट वी डेफिनेटली वी हैव टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। हमें इतिहास से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, अगर आपका मोबाइल का हैक हो गया या हैंग हो गया तो वो काम नहीं करता, वो नंबर नहीं पहचानता, आपका नोन नंबर जो सेव है उसका भी नाम नहीं दिखाता, आपको समझ में नहीं आता कि ये जो नंबर आ रहा है वो मेरे दोस्त किसका नंबर है। उसको ही हम हेलो बोलते हैं, कौन हो, वो बोलता है मेरा नंबर सेव नहीं है, क्या नाराज़ हो जाता है। तो जब मेमोरी लॉस हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। और इसीलिए अगर किसी एक मोबाइल का मेमोरी लॉस होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हैंग हो जाता है दिमाग। अभी अगर किसी देश का ही मेमोरी लॉस हो जाए तो वो देश भी, उसके लोग भी हैंग हो जाते हैं। मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि हमें कहाँ चला जाए। और इसीलिए पास्ट मेमोरी पूरी तरह होना, 100% होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मेमोरी लॉस है, पुरानी मेमोरीज आपके पास नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अपने देश में ऐसे बहुत लोग हैं कि जिन लोगों को कहीं जाना तो है, बहुत दूर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन वहाँ क्यों जाना है और कैसे जाना है इसके बारे में बिग कंफ्यूजन। कभी कभी देश के नाते भी कंफ्यूजन हो जाता है हम लोगों को कि हमें करना क्या है। यह इसलिए होता है
क्योंकि हम क्या है ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। हमारा नॉलेज क्या है हमें पता होना चाहिए, और इसीलिए आज इस बात की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, टू रिकवर अवर मेमोरी लॉस। हमें पता होना चाहिए कि हम गरीब इसलिए नहीं है कि हमारे पास एंटरप्राइजिंग स्किल नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं, इसलिए हम गरीब नहीं बने। हमारे उस नॉलेज को डेलिबरेटली किसी ने दबाया, किसी ने समाप्त किया, इसलिए हम ऐसे हो गए। और इसीलिए आज बहुत आवश्यक है कि हम उस नॉलेज को जानें। मैं अभी देख रहा था कि हमारे देश में नालंदा यूनिवर्सिटी का हम नाम सुनते हैं, सबने सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी, मालूम है ना? नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने पूछा सबसे कि वहाँ क्या पढ़ाया जाता था, तो सबने कहा कि वहाँ रामायण पढ़ाया जाता होगा, वेद पढ़ाए जाते होंगे और कोई पुराण पढ़ाए जाते होंगे। तो मुझे बड़ी उत्सुकता हुई, मैंने निकाला कि भाई रिकॉर्ड में क्या क्या है, कौन से कोर्सेज वहाँ पढ़ाए जाते थे और वो यूनिवर्सिटी कैसी थी। तो मैंने देखा कि उस यूनिवर्सिटी में वेद रामायण शास्त्र पढ़ाए ही जाते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते थे, लेकिन वहाँ साथ में उनको एंटरप्राइजिंग स्किल के लिए लगभग 72 कोर्सेज थे, लगभग 72। अभी उसमें से कुछ हमें लिस्ट मिली भी नहीं होगी, जो लॉस हो गया होगा, क्योंकि नालंदा तो जला दिया गया था, मालूम है आपको। लेकिन अभी भी जो उसका रिकॉर्ड मिला है उसमें वहाँ पर धातु की वस्तु कैसे बनाना से लेकर लकड़ी से वस्तु कैसे बनाना, कपड़े से वस्तु कैसे बनाना, इसके कोर्सेस है। यहाँ तक कि केश का श्रृंगार कैसे करना, लड़कों का कैसे करना, लड़कियों का कैसे करना, राजा का कैसे करना, अन्य कोई अतिथि आने वाला हो, त्योहार हो तब कैसे करना, इसके बारे में भी वहाँ कोर्सेस है। रंग के बारे में कोर्सेस है। इवन आपको किस तरीके से, यानी हम आज की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस होती है तो उसके लिए चौर्य कर्म करना पड़ता है, दूसरों की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, तो वो चौर्य कर्म भी कैसे करना उसके बारे में भी वहाँ कोर्स है। यानी आज अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हम जिसको आज की एंटरप्राइजिंग बोलते हैं वो सारे वोकेशनल कोर्सेस वो कंपलसरी है वहाँ पर, और हर वेद पढ़ने वाला व्यक्ति भी ये कोर्सेस पढ़ रहा है। यानी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसमें कि जहाँ व्यक्ति डीप से डीप नॉलेज भी ले रहा है कि भाई अग्नि क्या है, पृथ्वी क्या है, जल क्या है, उसका संबंध क्या है, बहुत टॉप सीक्रेट्स पे काम कर रहा है। यानी जिसको आज के दूषित भाषा में सबसे बड़ा साइंस बोल सकते हैं हम लोग, उस पर वो काम कर रहा है। उसको पता है कि सूर्य कैसे जा रहा है, चंद्र कैसे जा रहा है, कौन सा ग्रह किसके बाजू में घूमता है, और इससे वो कैलकुलेट भी कर रहा है मैथमेटिकली कि कब सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा, कब ग्रहण आएगा, कब कौन सी तिथि आएगी, कैलकुलेट भी कर रहा है। और साथ में वो अपने रोजमर्रा के जीवन के बारे में भी सीख रहा है। वो ये भी सीख रहा है कि मांस कैसे काटा जाए, मांस से कौन सी वस्तुएं कैसे बनाई जाए, इसका भी कोर्स है। और अलग अलग प्रकार के पाकशास्त्र के नियमों के अनुसार अन्न कैसे बनाया जाए, उसमें भी सिंगल कॉम्बिनेशन नहीं है, मुझे पिज्ज़ा अच्छा लगता है तो पिज़्ज़ा खाते जाओ 12 महीने, नहीं, सीजन के अनुसार कौन सा अन्न कब खाया जाए, उसको कैसे बनाया जाए, हम कौन सा अन्न कब खाया जाए, कैसे बनाया जाए, उसकी अलग अलग लोगों के लिए रेसिपी कैसी बनाई जाए, इसके बारे में भी कोर्स है। तो हमारी पूरी शिक्षा पद्धति में ये एंटरप्राइजिंग, यानी जिसको आज हम लोग स्किल्ड एजुकेशन बोलते हैं, एंटरप्राइजिंग जिससे की जा सकती है ऐसी शिक्षा है, इसका पूरा प्रभाव दिखता है। यानी जहाँ लोग सोचते हैं अभाव, वहाँ बहुत सारा प्रभाव दिखता है। और एक बात आपको पता होना चाहिए, आपके सबके दिमाग में क्या है, हमें बचपन से यही पढ़ाया गया, सब नेताओं ने बोला कि भारत है कृषि प्रधान देश है, भारत में मुख्य उद्योग कृषि है। भाई भारत में कृषि उद्योग कृषि है, लेकिन केवल भारत के लोगों को कृषि ही नहीं आता था, मतलब खेती ही नहीं आता था। भारत के लोग, ये गलत हमें बताया गया, हम खेती तो करते ही थे, लेकिन खेती वाला हर व्यक्ति गांव में
हर प्रकार के उद्योग कोई ना कोई वो जानता था। यानी मैं लिस्ट बना रहा था तो ऐसी एक लिस्ट बन गई, अगर वो लोहे का वस्तु बनाना जानता है या अन्य धातु की वस्तु बनाना जानता है, मतलब सोना चांदी से लेकर और फिर उसमें मिक्स। अभी हमारे झारखंड के जंगल में आप जाएंगे तो गुमला, गुमला नाम सुना नहीं होगा, गूगल कर लेना बाद में, तो गुमला डिस्ट्रिक्ट है, गुमला डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे तो वहाँ अभी भी एक ट्रेडिशनल स्टील मेकिंग, वहाँ तो टाटा स्टील है, एक तरफ टाटा स्टील है, हमें लगता है वो जब टेक्निक आई तब टाटा स्टील बना, बट बेटर देन टाटा स्टील, स्टील बनाने का उद्योग और उसकी विधि हमारे, जिनको आज हम शेड्यूल्ड ट्राइब में उनको हम पिछड़ा मानते हैं, वो सबसे मॉडर्न एंटरप्राइजिंग करते थे, अभी तक उनको वो स्किल पता है। हमने कुछ साल पहले ऐसे एंटरप्राइजेस लोगों को एक उनको सम्मान करने के लिए, बुलाने के लिए हमने सर्च शुरू किया। हमने कहा हम शहरों में नहीं गांव में ढूंढते कौन सा एंटरप्राइजिंग चल रहा है, तो हमें गुमला के जंगल में एक गांव में ऐसा एंटरप्राइजिंग मिला। उनको पूछा कब से कर रहे हैं, उनका दादा परदादा पीढ़ियां बताई, उन्होंने इतने पीढ़ियों से कर रहे हैं, उनको याद है मतलब। तो इसका मतलब ये स्किल उनके पास परंपरा से आती गई। फिर लकड़ी की वस्तुएं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम क्या है कि वहाँ एक एक डिस्ट्रिक्ट एक बात के लिए प्रसिद्ध है। कहीं आप जाएंगे तो कहीं वो कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, अगर आप जाएंगे तो आपको लॉक ताले के लिए प्रसिद्ध है, कोई जाएंगे तो लकड़ी की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो अलग अलग, और ये परंपरा उनकी हजारों वर्षों की है। मुगलों के आक्रमण में ये उद्योग तोड़ने का बहुत प्रयास हुआ। ब्रिटिश काल में मशीन के आने के बाद ये सारे उद्योग खत्म करने का बहुत प्रयास हुआ। हम लोग उन लोगों को तो मानते हैं कि जो स्वाधीनता सेनानी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ लड़ाई की, उनको सैल्यूट है कि जिन्होंने अपने देश की मिट्टी को बचाया, हमें स्वाधीनता दी। परंतु ये लोग भी उतने ही स्वाधीनता सेनानी हैं जिन्होंने हमारी इस उद्योग की स्किल को, इस परंपरा को इतने हजारों वर्षों तक, आफ्टर ऑनस्लॉट हुआ उनके ऊपर, बहुत बड़ा आक्रमण हुआ खत्म करने के लिए। मतलब एक एक उद्योग आप कमा रहे और आपका उद्योग बंद हो गया, लेकिन लोगों ने वो स्किल अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखी। आज हमारे पास वो स्किल है और इसलिए 2021 में कोई एक सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कर सकती है। वो प्रोडक्ट कब से बनाया जा रहा था? हजारों साल से। वो आज इरिलीवेंट है क्या प्रोडक्ट? नो, इट इज मोस्ट रिलीवेंट। वो सक्सेसफुल बिजनेस है आज भी। और इसीलिए ये सारे उद्योग थे। पत्थर, अभी अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। आपको पता होगा कि श्री राम जी के मंदिर बनाने में बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन मंदिर बनाने में भी बहुत संघर्ष हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्किल थी, क्योंकि अब हम अपना मंदिर तोड़ दिया लोगों ने, अब हम जो मंदिर बनाना चाहते हैं वो हजारों साल की चले ऐसा बनाना चाहते हैं। हम गुजरात में बैठे, सोमनाथ के मंदिर को भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब ऐसा मंदिर बनाना चाहते हैं कि जो मंदिर जैसे पुराने मंदिर होते थे, हजारों वर्ष चलते थे, वैसा मंदिर आज के समय में बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि ये मंदिर अगर बनाना है तो कोई पूछेंगे कि भाई फ्रांस के इंजीनियर को लाओ, आर्किटेक्ट को लाओ, अमेरिका के कंस्ट्रक्शन कंपनी को लाओ, तभी आप 1000 वर्ष चलने वाला मंदिर बना सकते हैं। बट आपका ये अंदाज 100% गलत है। हजारों साल चलने वाली चीज़ों को बनाने वाले लोग दुनिया में नहीं, हमें वो लोग अपने गांवों में उपेक्षित स्वरूप में पड़े हुए मिले, जिन्होंने ऐसे डिजाइन्स बनाए, पत्थरों को तराश कर जोड़ने के टेक्निक बताए, और भारत के इंजीनियर, भारत की कंपनियां और भारत के लोगों के पुराने अनुभव, पुराने शास्त्र,
जिसमें टेम्पल कंस्ट्रक्शन की विधि को बहुत विस्तार से बताया गया। वो सारे कुशल कारीगर अपने यहाँ आज भी उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी कारीगरी को हजारों वर्षों से रखा था। उनको एकत्रित किया गया और उससे ऐसा फाउंडेशन बनाया गया, ऐसा टेक्नोलॉजी यूज किया गया, और बिल्कुल भारत की पारंपरिक जो कुशलता है उसके आधार पर वो चीजें बनाई जा रही है, जिसमें मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भारत के लोगों ने अपने हिसाब से जो डेवलप किया उसको लिया गया है। यानी एवरीथिंग, सब कुछ भारत का। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 1000 वर्ष चलने वाली जो चीज हम बनाना चाहते हैं, वो बनाने के लिए हमें हमारे देश में बहुत सारा पोटेंशियल मिला है, और उसके कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन, इसको मैं डेडली कॉम्बिनेशन बोलूंगा। क्यों? क्योंकि उसको 1000 वर्ष तक कम से कम कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और इसीलिए वो स्किल्स आज भी हमारे देश में है। ऐसे ही चमड़े की, खेती के बारे में, कपड़े के बारे में, यंत्र के बारे में, अन्न के बारे में बहुत सारी रेसिपीज आजकल आप लोग अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पे अन्न के बारे में सबसे ज़्यादा वीडियोस पॉपुलर है। और वो क्या बनाते हैं? वो पुरानी पुरानी रेसिपीज बताते हैं। पुराने रेसिपीज के कॉम्बिनेशन पर, जिनको कुछ वैसे आपकी भाषा में पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोग पुरानी रेसिपीज को बताते हैं, अपने देसी खाने को बताते हैं। यानी आप कल्पना कर लीजिए, इतने प्रांतों में, अपने देश में इतने प्रांत है, इतने प्रकार का अन्न है, तो कितने प्रकार की स्किल्स और उसकी एंटरप्राइजिंग हमारे पास होगी। और अब समय आ गया है आपके जमाने में कि अब लोग, अभी तक हम लोग, एक बात मैं आपके लिए विशेष रूप से बता रहा हूं कि अभी तक हम लोग दुनिया भर का ही खाते आए। अभी हम लोग जो बना रहे वो दुनिया तैयार है खाने के लिए। अब हमें वो रिकॉल मेमोरी करना पड़ेगा कि क्या क्या ऐसी बातें जो दुनिया को हम दे सकते हैं। अभी हम लोग फिल्में देखते हैं, आजकल आप लोग शायद कोरियन वगैरह गाना ज़्यादा सुनते हैं, है ना? तो बहुत लोग आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी भारत की जो एंटरटेनमेंट है, हमारी जो नाटक की शैली है, हमारे नाटक के जो प्रकार हैं, हमारे मनोरंजन के जितने प्रकार हैं, वो पूरी दुनिया में चलने का समय आ गया है। और इसीलिए बहुत सारे लोग देश भर में ऐसी ऐसी नई नई चीजें सीख रहे हैं। वो चीजें सीख कर वो इसके उद्योग बना रहे हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है ये, और जिसमें टेक्नोलॉजी भी आ गई। यानी आज के नए टेक्निक और हमारी पुरानी स्किल्स, इसका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। और इसीलिए आज के समय में हमारी जो बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारी परंपरा है। यानी अगर आपको मैं कहूँगा तो धातु के बारे में किताबें हैं, शास्त्र लिखा गया, धातु शास्त्र, मेटलर्जी आज हम अंग्रेजी में समझते हैं। धातु शास्त्र की बहुत सारी किताबें हैं। आर्यभट्ट से लेकर उन्हें बहुत सारी ऐसी किताबें हमारे ग्रंथों में लिखी गई है। फिर इसके बाद हर एक स्किल के बारे में किताबें उपलब्ध हैं। हमारे वेदों से लेकर आज के जितने भी ग्रंथों की परंपरा उठा लीजिए, यानी विमान शास्त्र भी उपलब्ध है। आज भारत सरकार ने भी भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में एक प्रारंभ किया है। आपके लिए एक सुविधा होगी कि अगले समय में आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आप जब कोई मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, हर एक में आपको भारत में क्या ज्ञान था वो पढ़ाया जाएगा। अभी तक ये एब्सेंट था हमारी पूरी शिक्षा पद्धति से। अब ये आपको पढ़ने को मिलेगा। यू आर लकी जनरेशन। और उसके आधार पर आप अपनी नई बातें कर सकते हैं और पूरी दुनिया को अपने इस नॉलेज के आधार पर बता सकते हैं। आपको मैं अभी आपके समय में योग आया, योग तो हमारा पुरानी कुशलता है कि आप अगर योग पुराना है
और पुरानी जानकारी है तो आज सबसे मॉडर्न देश जिनको डेवलप्ड बोलते हैं, उन्होंने ये हाथों हाथ क्यों ले लिया? भाई आपके पास तो कंप्यूटर है, रोबोट है और क्या क्या है, फिर आपने हमारा हजारों वर्ष पुराना योग क्यों ले लिया? क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज है और वो स्किल्स है जो हजारों साल पहले थी और हजारों साल आने वाले समय में काम आएगी। और इसलिए आप लोगों के लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको खाली दिमाग जाना चाहता है कोई तो जाएं, जिसको पता ही नहीं, जो गूगल क्या है, गूगल के भरोसे निकलते हैं और पता नहीं लास्ट मोमेंट पे जाके फंस जाते हैं। मतलब गूगल एक जगह तक तो ले जाता है, बाद में फंसा देता है। तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि हम दूसरों के गूगल से चलेंगे जिंदगी में, पॉसिबल नहीं है। आपको अपना नॉलेज, अपना डायरेक्शन और डेस्टिनेशन कहाँ जाना, किस रास्ते से जाना, अपना तय करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए अपना नॉलेज भारत का हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा था आजकल हेल्थ के बारे में भी लोग बहुत कॉशियस हो गए हैं। अभी लोग इतना सब होने के बाद भी अच्छा खाना, अच्छी हवा, अच्छा पानी और अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं। ये आज के समय में बहुत बड़ा एक दुनिया के सामने ये विषय है। अब हम लोग उसी रेस में जाएंगे या हम अपनी नए फ्यूचर के बारे में हम सोचेंगे? मैं ये प्रश्न आपके सामने इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने दुनिया में जो टेक्नोलॉजी आई हमने ले ली और ये समझते रहे कि ये टेक्नोलॉजी नई आ गई, ले लो, इट बिकेम अ फैशन। लेकिन दुनिया में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। दुनिया में जो इकोनॉमिक सिस्टम हमने ली, जो प्रोडक्शन सिस्टम ली, जो हम लोगों ने अपनी मार्केट सिस्टम ली, उसके कारण दुनिया में बहुत सारे लोगों में पोल्यूशन की, इन्वायरमेंट की बहुत सारी समस्या आ गई। हमारे फैमिलीज में भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ गए। कौन कहाँ रहता है, कहाँ पढ़ता है, माल कहाँ बनता है, कहाँ से जाता है। अगर मैं रोड पर जाऊं तो ध्यान में आता है कि बहुत सारी गाड़ियां इधर से माल उधर ले जाती है, उधर से माल उधर ले जाती है। वो कहाँ बनाया, कहाँ से था, कहाँ खपाया, पर समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है कि मच ऑफ थिंग्स आर अननेसेसरी। और इसीलिए नए समय में आप लोगों को अगर अच्छे से जीना है तो हमारे देश को, दुनिया को लीड करना पड़ेगा। ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम, ऐसे मार्केट सिस्टम, ऐसे प्रोडक्शन सिस्टम हमें लानी पड़ेगी जिससे हम लोग एक तरीके से हम लोग अपने अच्छे से अपनी दुनिया बना सकते हैं। और इसलिए दो क्वेश्चंस है आने वाले इस जनरेशन के सामने। मैं दोबारा बोलता हूं, दो प्रश्न है इस जनरेशन के सामने। एक प्रश्न है कि चॉइस ऑफ कल्चर एंड चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे सामने कि हम लोग अपना चॉइस ऑफ कल्चर क्या है हमारा। क्योंकि चॉइस ऑफ कल्चर पर आपकी इकोनॉमी और आपकी पूरी प्रोडक्शन सिस्टम बननी चाहिए। प्रोडक्शन सिस्टम और टेक्नोलॉजी पर आपका कल्चर नहीं बनना चाहिए। आप कैसा जीना चाहते हैं ये पहले तय हो जाना चाहिए कि आपको आनंद किस में आता है, सुख किस में मिलता है, वो तय हो जाना चाहिए। दैट इज द कल्चर। और फिर आपके पास दिमाग है। आपको यू डोंट हैव टू टेक डिक्टेट्स फ्रॉम द रोबोट और टेक्नोलॉजी। आपको रोबोट को डिक्टेट करना है, आपको टेक्नोलॉजी को डिक्टेट करना है। इसलिए चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी जो आएगा वो ले लेंगे या आपको लाइफ में क्या चाहिए वो आप तय करेंगे। ये मुझे लगता है आज के समय में इंपॉर्टेंट है। और इसी के आधार पर, इसी में हमारा नॉलेज जो है, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो हमें ऐसा नॉलेज देगी
जिससे हम लोग ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होगी, सस्टेनेबल भी होगी, हमारी फैमिली भी हैप्पी रहेगी और दुनिया में हम एक दूसरे की मतलब ऐसी कंपटीशन नहीं करेंगे कि कोरोना में भी हमें दवाई नहीं मिलेगी। तो ऐसा होगा कि हम दुनिया एक साथ हम आनंद से चल पाएंगे। और इसलिए सुबह कोई बोल रहे थे कि भारत के विश्व गुरु की बात हो रही थी, तो ये भारत का विश्व गुरुपन इसी में होगा कि हम दूसरों के दिमाग से नहीं अपने दिमाग से चले। और दिमाग का मतलब नॉलेज आपका होना चाहिए। अगर आप नॉलेज दूसरों के नॉलेज पे चलेंगे तो ये संभव नहीं है। और इसीलिए आज जो भी आप करते हो, आप जो भी एंटरप्राइजिंग करना चाहते हो, आवर कल्चर आवर टेक्नोलॉजी, ये आपके जनरेशन का मंत्र होना चाहिए। आवर टेक्नोलॉजी आवर कल्चर, और उसके आधार पर हमारा एंटरप्राइजिंग होगा, हमारी सिस्टम होगी। और इसीलिए हमारा जो नॉलेज है आज, वो नॉलेज पुराना ज़रूर है परंतु मोस्ट रिलीवेंट है, वो आज के लिए भी बहुत उपयोगी है। और इसलिए उसको नए स्वरूप में लाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं बस आपको इतना ही कहूँगा कि आप उससे जुड़ जाइए, उसको लीजिए। बहुत सारा नॉलेज ऐसा अपने ग्रंथों में है, उसके बारे में आप थोड़ा सा भी जानना चाहेंगे तो आजकल गूगल में भी उपलब्ध है। तो आप इसको ज़रूर लें और इसके आधार पर चले। यही बात मैं आपको आज इस मंच से कहना चाहूँगा।